नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आपको खबरों में क्या है खास। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ। पहले केरल में 3 अमृत भारत ट्रेन समेत कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। फिर तमिलनाडु में एनडीए नेताओं की मौजूदगी में करेंगे विशाल जनसभा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के कई इलाकों में हुई बारिश से बदला मौसम। देश भर में आज बसंत पंचमी की धूम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हार की भोजशाला में श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर खुद को किया अलग। जिनेवा हेडक्वार्टर से हटाया अपना झंडा। 2380 करोड़ रुपए का बकाया भी हड़पा। और इंडोनेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज। सीजन के पहले खिताब की तलाश में दोनों खिलाड़ी। और आइए न्यूज एट 10 में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के दौरे पर तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और नवाचार, नागरिक केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करती हैं। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिवेंद्रम दौरे में केरल को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री लगभग 250 करोड़ रुपए की बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरे में रेल, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अहम योजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित करेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और छोटे व्यापारियों को सहारा मिलेगा। रेलवेज की तरफ से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 नई पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने की तैयारी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत एट 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है। और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रैवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल दौरा केवल विकास योजनाओं के लिए नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा, क्योंकि अभी बीजेपी ने यहां पर निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में जब मंच से विकास योजनाओं की घोषणा की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि केरल की राजनीतिक भविष्य की भी नई दिशा तय होगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। और केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि लोकल बॉडी चुनाव के समय पार्टी ने जनता से वादा किया था कि यदि उन्हें एक मौका दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आकर जनता का धन्यवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि 2016 में लोगों ने कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति से तंग आकर सीपीएम को चुना, लेकिन उस समय एनडीए की मौजूदगी कम थी। अब जनता बीजेपी को विकल्प के रूप में दिख रही है। राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि शबरीमला और रेडिकल संगठनों पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि केरल के हिंदू आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं और राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। जनता अब पीएम मोदी के विकास मॉडल की ओर देख रही है, जिसमें विकास और विरासत दोनों शामिल हैं।
बीजेपी के केरला के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर आ रहे हैं और अभी निकाय चुनाव में बीजेपी ने यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, बहुत गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमने त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन के इलेक्शन के समय हमने लोगों को कहा था कि अगर लोग हमें एक अवसर देते हैं त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन गवर्न करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर यहाँ पर आएंगे और लोगों को धन्यवाद देंगे। केरल में चुनाव होने वाले हैं और विजयन सरकार को 10 साल पूरे हो रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, इसका फायदा किस तरीके से आपको लग रहा है बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आपको मालूम ही है कि 2016 में कांग्रेस को यहाँ से लोगों ने हटाया था, क्योंकि वो एक बहुत करप्ट सरकार थी। 10 साल पिनराई विजयन ने करप्शन तो किया ही है। जो हम देख रहे हैं, शबरीमला जैसे पुण्य स्थल से 4.5 किलो सोने का चोरी, पूरा स्टेट का हालत उन्होंने खराब और बर्बाद करके रखा हुआ है। हाल ही में जो ओपिनियन पोल भी आया है, बीजेपी और एनडीए को काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है और मैं मानता हूं कि इस चुनाव में पहली बार केरल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया बदलाव आएगा। दक्षिण में देख रहे हैं जो यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, एंटी हिंदू पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कारण है कि एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है क्षेत्रीय दलों को? देखिए, केरल को ही देख लीजिए आप, हिंदूज, केरल के हिंदूज पिछले 20-30 साल में अगर आप स्टडी करेंगे, केरल के हिंदूज का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत ही नाजुक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हिंदुओं को वो अपमान करें या हिंदू के अगेंस्ट रहे, उनको मुस्लिम वोट मिलेगा। मैं मानता हूं वो गलत राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर आ रहे हैं, विकास और विरासत दोनों को लेकर लगातार वो जिस भी मंच पर होते हैं बात करते हैं, ऐसे में केरल में क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, केरल रिच ट्रेडिशन और कल्चर और हेरिटेज का एक स्टेट है। हालत बहुत खराब है, क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन केरल में है। केरल के बच्चे पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने इंडिया में और भारत में उन्होंने एक बदलाव लाया है, लोग यहाँ चाहते हैं कि वही राजनीति, विकास की राजनीति, विकास और विरासत की राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है, वो केरल में भी लाना चाहते हैं। आने वाले इस असेंबली इलेक्शन में केरल के लोग उनके जीत के लिए, केरल के जीत के लिए और बीजेपी एनडीए के जीत के लिए काम करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम। रेल मंत्रालय केरल को 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देने जा रहा है। इन ट्रेनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम में हरी झंडी दिखाकर करेंगे। रेलवे बोर्ड के सूचना एवं प्रसार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेनें न केवल यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भी अहम योगदान देंगी। दक्षिण भारत को 3 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईडीआईपी दिलीप कुमार जी। सर, अगर बात की जाए तो अब दक्षिण भारत में कल त्रिवेंद्रम में प्रधानमंत्री 3 अमृत भारत ट्रेनों की सौगात देने जा रहे हैं यहाँ की जनता को। पूरे देश में रेलवे के संबंध में यात्रियों को एक नया अनुभव देने की दिशा में हम लोग प्रयासरत रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोगों ने 4 नए किस्म की ट्रेनें चलाई है, जिसमें एक वंदे भारत है, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस है, नमो भारत रैपिड रेल है और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नॉन एसी सेगमेंट की ट्रेन है, जिसमें एफोर्डेबल जर्नी और विश्व स्तरीय सुविधाओं पर जोर दिया गया है। इस ट्रेन में हमारी कोशिश है कि किफ़ायती दर पर यात्री अपना ट्रैवल कर सकें और इसी कड़ी में 3 नए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत केरल में की जा रही है। पहली ट्रेन जो है उसका परिचालन तिरुवनंतपुरम से, आप देख सकते हैं कि तिरुवनंतपुरम से तांबरम के बीच में किया जाएगा। उसके बाद एक ट्रेन का परिचालन हम लोग तिरुवनंतपुरम से चरलापल्ली के बीच में और एक नागरकोइल से मंगलुरु के बीच में करेंगे। तो इससे न सिर्फ केरल के लोगों को काफ़ी फायदा होगा, बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोग भी इन ट्रेनों के परिचालन से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा एक नई पैसेंजर ट्रेन त्रिशूर से गुरुवायूर के बीच में प्रारंभ की जा रही है, जिससे दैनिक यात्रियों को
आवागमन में काफ़ी सुविधा प्राप्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कई दूसरी परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है, तो निश्चित रूप से इन परियोजनाओं का लाभ केरल वासियों को मिलेगा और केरल के साथ साथ जहाँ जहाँ यह ट्रेन जा रही है, चाहे तो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो और तमिलनाडु हो, इन प्रदेश के लोगों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा। सर, अगर बात की जाए तो अभी नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा, अब दक्षिण भारतीय रेलवे पिछले 1 सालों में लगातार बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रही है और वंदे भारत स्लीपर की भी सौगात मिली है। तो आपको लगता है कि ये 3 अमृत भारत जो ट्रेनें दी जा रही हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इन इलाकों पर? भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो अपनी प्रतिबद्धता है उसके प्रति संकल्पित है और विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय रेल द्वारा लगातार न्यू टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है, नई नई ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने पर जोर दिया जा रहा है और हमारी पूरी रणनीति ये है कि हम यात्रियों को एक नए प्रकार के ट्रेवल की सुविधा प्रदान कर सके जो न सिर्फ कंफर्टेबल हो, न सिर्फ सेफ हो, बल्कि बहुत ही अच्छी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो। यात्रियों को केवल आरामदायक नहीं बल्कि विश्व स्तरीय ट्रैवल एक्सपीरियंस देने का भारतीय रेलवे जिस तरीके से काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी जिंदगियां जो कि रेलवे से सफ़र करती हैं उनको बदलने का काम भी कर रही हैं। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, त्रिवेंद्रम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें एनडीए के सभी नेता मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज चेन्नई के पास खासतौर से मधुरांतकम में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मंच साझा करेंगे, जिनमें डॉक्टर अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनाकरण भी शामिल हैं। एनडीए में फिर से शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब एआईएडीएमके के नेता मोदी के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। लगभग 11 दलों के साथ इस बड़े गठबंधन के नेताओं के साथ मंच साझा करके मोदी और भाजपा यह संदेश देना चाहते हैं कि उनका गठबंधन एकजुट और मजबूत है और तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन के मुकाबले ताकतवर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनाकरण के एनडीए से जुड़ने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। Our whole Tamil Nadu is very happy to see our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch our NDA's campaign. तमिलनाडु में इसी साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए नेता मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं। So here people are very fed up with the DMK government, the corrupt government, the family ruling government. The people are already fed up. The people are showing them anger against the DMK, against the DMK government. The people are waiting for the right time to throw out the DMK government from the power, and they are welcoming to the NDA. प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। It's a very pleasant moment for Tamil Nadu because we are going to create an ever-ending victory in 2026 under the leadership of our leader Edapadiyar, and Modi ji is our biggest support for that. Getting new people inside, a lot of alliance parties are coming inside, and the team is becoming bigger day by day, and we are looking forward to win this upcoming elections for sure, and this meeting would be definitely a game changer in Tamil Nadu politics. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की इस जनसभा से एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता से डीएमके को हटाकर एनडीए सरकार की वापसी करना। कैमरामैन सुनील लारा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। तो आज प्रधानमंत्री का न सिर्फ केरल बल्कि तमिलनाडु का भी अगर बात की जाए महत्वपूर्ण दौरे रहने वाले हैं और इससे संबंधित पल पल की अपडेट आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। केड़ा मसाला ओए
वे छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ नेट 10 में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनगणना को लेकर। दरअसल लंबे समय से रुकी जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण में घरों की सूची तैयार करने का अभियान चलेगा। 30 सितंबर के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इस कार्य को पूरा करना है। इस दौरान नागरिकों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रश्नावली की अधिसूचना जारी कर दी है। सर्वेक्षण के दौरान जनगणना अधिकारी घर के स्वामित्व की स्थिति, घर के उपयोग, फर्श और छत में प्रयुक्त सामग्री का प्रकार, कमरों की संख्या तथा परिवार के मुखिया के लिंग के बारे में जानकारी मांगेंगे। इसके बाद अधिकारी घर के उपयोग, उसकी स्थिति और सदस्यों की संख्या के बारे में सवाल पूछेंगे। नागरिकों से उनके घरों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की भी जानकारी ली जाएगी। इनमें लोगों से पीने के पानी का मुख्य स्रोत, रोशनी का मुख्य स्रोत, शौचालय की उपलब्धता तथा प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी, स्नान सुविधा और रसोई की उपलब्धता, एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन तथा खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य ईंधन के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। जनगणनाकर्मी रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जैसे गैजेट, वाहन के प्रकार, घर में उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए मोबाइल नंबर की भी जानकारी मांगेंगे। नागरिकों के पास 30 दिनों के गृह सूचीकरण अभियान शुरू होने से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में स्वयं गणना करने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना और फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना की जाएगी। तो ये तो बात हुई जनगणना की खास तौर से यहाँ से। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा दौरे पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर वे कटक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल पर आयोजित पराक्रम दिवस समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आप बता दें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती और इसी अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ओडिशा पहुंचकर उन्हें यहां हमने देखा किस तरीके से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की उनकी प्रतिमा पर। इसके साथ ही अगर बात की जाए नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें भी वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा से फोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा आने वाले वर्ष में इसे अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जन संबंधी मामले सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने साझा चुनौतियों से निपटने में बहुपक्षवाद के महत्व पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ब्राजील के राष्ट्रपति जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ के मजबूत संबंध सुगम आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को जोखिम मुक्त करेंगे और मजबूत व्यापार, आवागमन और सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था को स्थिर करेंगे। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने उनसे अस्थिरता और अनिश्चितता की मौजूदा वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि वे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा पर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देश गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास होने वाला है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस बार मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद भारत और यूरोपीय संघ ऐतिहासिक FTA पर दस्तखत कर सकते हैं। क्यों है ये समझौता इतना खास? जी हाँ, जिसको खासतौर से मदर ऑफ ऑल डील कहा भी जा रहा है। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत के इस सफर को हाल के दिनों में हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने और रफ्तार दी है। भारत और EU जल्द ही मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने बुधवार को यूरोपीय संसद में इसकी जानकारी दी। काजा क्लास ने कहा कि यूरोप भारत के साथ एक सशक्त नए एजेंडे को साकार करने के लिए तैयार है। आज यूरोपीय संघ ने एक नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करेगी। मैं अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ में लगभग 13 लाख करोड़ का कारोबार होता है। 2023-24 में भारत और यूरोप के बीच व्यापार $135 बिलियन का रहा था। मुक्त व्यापार समझौते के बाद इसे और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत से EU को 6.95 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें मिनरल्स, तेल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और कीमती पत्थर शामिल हैं, जबकि EU से 5.56 लाख करोड़ का निर्यात होता है। इसमें एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, ऑप्टिकल्स, मेडिकल का सामान, केमिकल और कीमती धातु शामिल हैं। जानकारों के अनुसार अगर ये समझौता हो जाता है तो भारत और EU के बीच कारोबार में तेजी आएगी। यही कारण है कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत आ रहे हैं। वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारत EU शिखर सम्मेलन अगले दिन 27 जनवरी को होगा, जिसमें भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार भारत EU FTA में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म, निवेश और प्रवासन, विज्ञान प्रौद्योगिकी और AI, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर कई समझौते हो सकते हैं। भारत और EU में कार्बन उत्सर्जन जैसे मुद्दों पर अभी भी चर्चा जारी है। CBAM के तहत अगर कोई देश बहुत प्रदूषण करके सामान बनाता है
फिर उसे यूरोप में लाया जाता है तो यूरोप उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है। दोनों देश इसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सीबीएम के ऊपर कोई सोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि यूईयू जो है उसके पास ये सीबीएम की रेगुलेशन जो है वो जारी है और 1 साल उसका बीत चुका है। तो उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए ताकि इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर इसका इफेक्ट कम हो। ईयू के साथ होने वाला एफटीए कोई पहला समझौता नहीं है। इससे पहले भी भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ओमान, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस के साथ भारत ने एफटीए किया है, जिसका असर भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। 26 जनवरी को गणतंत्र के जश्न के बाद भारत सबसे ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर सकता है। देश को इंतजार है उस पल का। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में बेहद खास अगर बात की जाए इंडिया यूरोपीय संघ के बीच जो एफटी है उससे संबंधित रिपोर्ट भी आपने देखी। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब की। दरअसल पंजाब में एनआईए ने 3 सीमावर्ती जिलों के करीब 10 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में हुई छापेमारी में डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं। अमृतसर के शेरशाह रोड स्थित खंडवाल में ठाकुर द्वारा सनातन मंदिर के बाहर मार्च 2025 में ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ था और एनआईए जांच से पता चला था कि ग्रेनेड हमला विदेशी एजेंट्स के इशारे पर किया गया था, जिन्होंने क्षेत्र में आतंक फैलाने के लिए विस्फोटक और हथियारों से साजिश रची थी। पंजाब पुलिस से जांच का जिम्मा लेने के बाद एनआईए ने पाया कि अमृतसर के मंदिर पर विशाल और गुरसिदक द्वारा ग्रेनेड फेंका गया था। आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गुरसिदक की मौत हो चुकी है। लेकिन लगातार जो कार्रवाई है वो हमने देखी किस तरीके से यहाँ की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड समारोह की झांकियों में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2014 से क्या कुछ हुए हैं इन झांकियों में अहम बदलाव, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की इस खास रिपोर्ट में। हर साल गणतंत्र दिवस परेड समारोह में कर्तव्य पथ पर भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड समारोह नई दिल्ली का कर्तव्य पथ, जहां दिखती है भारत की सांस्कृतिक विविधता, जहां दिखती है भारत की सैन्य शक्ति। यहां निकलने वाली झांकियां हर किसी का मन मोह लेती हैं। पिछले 1 दशक में यहां बदला है बहुत कुछ। जी हां, वर्ष 2014 के बाद से गणतंत्र दिवस की झांकियों में केवल सादगी और सांस्कृतिक प्रस्तुति से परिष्कृत और आध्यात्मिक स्वरूप की ओर बदलाव ही नहीं आया है, बल्कि उनके दृश्य भाव में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। लकड़ी और धातु जैसे बुनियादी उपकरणों से लेकर डिजिटल डिस्प्ले और उन्नत प्रकाश तकनीकों तक इस परिवर्तन ने झांकियों के अनुभव और प्रस्तुति को और बेहतर बनाया है। इनमें अब परंपरा के साथ प्रगति देखी जा सकती है, तो वहीं विरासत के साथ भविष्य का संयोजन भी बखूबी दिखता है। हाल के वर्षों में पर्यावरण अनुकूल झांकियां भी चर्चा का विषय बनी हैं। बांस, मिट्टी की ईंटें, पुनर्चक्रित प्लास्टिक और पुनर्चक्रित लकड़ी का उपयोग कर झांकियों को टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा रहा है। इससे भविष्य में इनके संरक्षण में मदद मिलती है और अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन किया जाता है। वर्षों से कई झांकियां स्थिरता और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देती रही हैं। पिछले करीब 1 दशक के दौरान इन झांकियों के निर्माण और प्रस्तुति में उल्लेखनीय विकास देखने को मिला है। 2014 से पहले जोर ज्यादातर लोक संस्कृति, परंपरा और विरासत पर होता था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद से संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रीय नीतियां और विकास एजेंडा प्रमुख हुए हैं। चयन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रणाली अपनाई जाती है और डिजाइन, नवाचार और संदेश की स्पष्टता पर जोर रहता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से निकलने वाली झांकियों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों
और अन्य विभागों की झांकियां भी शामिल होती हैं। इन झांकियों की तैयारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। देश के रक्षा मंत्रालय से गठित एक एक्सपर्ट कमेटी तय करती है कि किस राज्य की झांकी परेड में शामिल होगी। इस समारोह की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। रक्षा मंत्रालय से गठित एक्सपर्ट कमेटी में आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते हैं। अगर पिछले वर्ष के ही गणतंत्र दिवस परेड 2025 समारोह की बात की जाए तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां कर्तव्य पथ पर उतरी। वहीं परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की ऐसी संयुक्त झांकियों ने हिस्सा लिया जिसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत रहा। आगामी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस परेड समारोह 2026 में इस बार मुख्य विषय वंदे मातरम होगा। वर्ष 2014 के बाद से झांकियों में पारंपरिक विषयों के साथ साथ आधुनिक भारत की प्रगति, तकनीकी क्षमताओं और समावेशिता को दर्शाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इससे परेड का स्वरूप विकसित हो रहा है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इस बार गणतंत्र दिवस पर 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल की झांकी 2026 के लिए राष्ट्रीय थीम वंदे मातरम के 150 साल पर आधारित है। यह बंगाल की आज़ादी के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी अग्रणी भूमिका को दिखाता है। खासकर राष्ट्रगीत के नजरिए से वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह झांकी साहित्यिक इतिहास और क्रांतिकारी जोश का मिश्रण है। देखिए विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। ये है पश्चिम बंगाल की झांकी। जी हाँ, जहाँ पर वंदे मातरम ने जन्म लिया, पूरा देश मना रहा है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ। आप देख सकते हैं खुदीराम बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और मतंगिनी हाजरा और आगे है सुभाष चंद्र बोस। और ये यहाँ पर अलीपुर जेल की झांकी है। मैं करेक्टर कर रहा हूँ ब्रिटिश आर्मी का, और जितने भी यहाँ फ्रीडम फाइटर हैं उन सब के ऊपर मैं अत्याचार करके दिखा रहा हूँ। जैसे इन लोगों ने किस तरह से आज़ादी को करा था और हमने किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार किया था, उस चीज़ को मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। हम दिखा रहे हैं कि अंग्रेज लोग जो बंगाली औरतें हैं उस पर अत्याचार कर रहे हैं और वो लोग अबला नारी अपने आप को बचाव कर रही है। हमारा थीम ये है कि हम किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे पर आक्रमण किया और हम उनके खिलाफ किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा रहे हैं। वंदे मातरम के बारे में क्या कहेंगे आप? सर, जैसा हम लोग का टैब्लो का थीम है स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, और इसमें मैं एक कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में अपने आप को पेश कर रहा हूँ जो अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए बमबारी कर रहा हूँ उन पे। ये तमाम युवा याद दिला रहे हैं उन सालों की, उस वक्त की जब भारत के युवा लड़े थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। कैमरामैन भीम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और साथ ही दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह इस बार झारखंड के आदिवासी और पीवीटीजी समुदाय के लोगों के लिए बेहद खास होगा, जब पीएम जनमन योजना के लाभार्थी और आदिवासी समाज के 8 लोग गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय के विशेष निमंत्रण पर गुमला के इन सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने का विशेष निमंत्रण दिया गया है। जनजातीय समाज के उत्थान के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, समाज के लोगों को मान सम्मान भी मिल रहा है। नई दिल्ली में इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गुमला जिले के पीएम जनमन योजना के लाभार्थियों को जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर खास न्योता मिला है। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग मोदी जी के साथ में हम लोग परेड में शामिल हो। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं 26 जनवरी झंडा फहराने के लिए। सरकार हम लोग को पहली बार ऐसा मौका दिया है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। गुमला से दिल्ली के इस सम्मान की उड़ान के दौरान आदिवासी और पीवीटीजी समुदाय के लोग खासे उत्साहित नजर आए और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत अवसर मिला है। पहला बार, कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। झंडा फहराते हुए देखेंगे, हम लोग को अच्छा लगेगा और खुशी लगेगा और ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। गुमला के 8 लोगों को यह आमंत्रण मिला है। जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक रंजन और समाजसेवी महेंद्र भगत ने कहा कि यह पल
जिले के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं। पीएम जनमन के तहत 2 पीवीटीजी के लोग जा रहे हैं और उनके साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर होंगे। दूसरा है कि और हमारा धरती आबा के तहत उसमें 4 लोग जाएंगे, उनके साथ एक लाइजनिंग ऑफिसर रहेंगे। और तीसरा कैटेगरी है हमारा आदि कर्मयोगी के तहत, जिसमें कि 2 आदि कर्मयोगी और 1 आदि सहयोगी, कुल 8 लोग हमारे यहाँ से जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली बुला करके इनको सम्मान देने का कार्य भारत सरकार के द्वारा हो रहा है और इस कार्यक्रम में अपने झारखंड राज्य से गुमला जिला का बिशनपुर प्रखंड को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, इसलिए बिशनपुर वासी बड़ा ही सौभाग्यशाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र पर जोर देते रहे हैं। आदिवासी समाज और पीवीटीजी समुदायों को मिला यह न्योता उनके वंचितों को वरीयता का जीवंत उदाहरण है। डीडी न्यूज के लिए नरेश के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें आज पराक्रम दिवस है। पराक्रम यानी अदम्य साहस और देशभक्ति से लबरेज। ये दिन समर्पित है भारत के उस महापुरुष को जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को न सिर्फ टेंशन में ला दिया बल्कि फिरंगी सरकार को घुटनों पर आने को मजबूर कर दिया। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। तारीख 23 जनवरी 1897। ये महज एक तारीख नहीं बल्कि वो ऐतिहासिक दिन है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि उस शानदार शख्सियत का मजबूत जज्बा था जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की सालों से हिंदुस्तान की जमीन में दबी जड़ों को उखाड़ फेंकने और भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए युवाओं से इकट्ठा होने की जोरदार और मजबूत अपील की। दिल्ली चलो और जय हिंद। इन नारों ने युवाओं की एक फौलादी फौज फिरंगियों के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ी कर दी थी। हिंदुस्तान का हीरो जिसने अंग्रेजी सरकार से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि अंग्रेजों के माथे पर पसीना ला दिया। आप समझ ही गए होंगे आज का दिन हिंदुस्तान के रियल हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ। देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं हैं। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों से मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में नजरबंद कर दिया, लेकिन वह अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की सहायता से वहां से भाग निकले। वह अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज की जनरेशन और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं, जो 200 सालों से भी ज्यादा समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधी भारत की बेड़ियों को काटने के लिए जिस अग्निपथ पर निकले, उस मिशन ने अंग्रेजों के मजबूत हौसलों की हवा निकालने का काम किया। बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की न सिर्फ स्थापना की, उसे संगठित किया, बल्कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद मांगी और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, लेकिन नेताजी की मौत का सही कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने नेताजी के जीवन पर आधारित हमारी खास रिपोर्ट। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया।
आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ 10 में। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत को सम्मान देने के प्रयास पूरे देश के सामने हैं। आज़ाद हिंद फौज से जुड़े स्थलों का विकास, नेताजी की प्रतिमा और पराक्रम दिवस की शुरुआत न देश में न सिर्फ राष्ट्रभक्ति की एक नई ऊर्जा इसने भरी है, बल्कि किस तरीके से और इसके जरिए बदलाव भी हमने देखा है। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा है। 23 जनवरी याद दिलाता है कि भारत की आजादी के पीछे केवल इतिहास नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदान छिपे हैं। ये दिन केवल स्मरण का नहीं, कर्म और कर्तव्य का आह्वान है। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विरासत को संरक्षित और संरक्षण करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अक्टूबर 2015 को बोस परिवार के सदस्यों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। वहां उन्होंने घोषणा की कि नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों का डीक्लासिफिकेशन का काम 23 जनवरी 2016 को नेताजी के अगले जन्मदिन से शुरू होगा। 14 दिसंबर 2015 को 33 फाइलों की पहली खेप को जारी किया गया। लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 23 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नेताजी से संबंधित 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियां जारी की गयी। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित सभी 304 फाइलों को डीक्लासिफाइड किया गया। जापान सरकार ने भी नेताजी से जुड़ी 2 फाइलों को डीक्लासिफाई किया। इन फाइलों को उनके अभिलेखागारों में हस्तांतरित किया गया। इतना ही नहीं, 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों का प्रशासन किया। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार में 3 द्वीपों का नाम भी बदला, जिसमें रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप के रूप में और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के रूप में रखा गया। भारत सरकार की ओर से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपए कैश, एक प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपए नकद प्रदान किए जाते हैं। इन सब के अलावा 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया। 8 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा उस स्थान पर स्थापित की गई, जहां 2022 साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इतना ही नहीं, लाल किले में नेताजी पर एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने
17 से 23 जनवरी 2023 तक भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक इवेंट सप्ताह मनाया गया। 23 जनवरी 2021 भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र का अनावरण किया। आज जब राष्ट्र आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व की बात करता है, तब पराक्रम दिवस हमें बहुत कुछ याद दिलाता है, जिनमें राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए, निर्णय में साहस दिखाई देना चाहिए और अनुशासन और बलिदान की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर लगातार हम सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। गाजीपुर तारीघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन अब पूरी तरीके से चालू हो चुकी है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना में आने वाली चुनौतियों को दूर किया, जिससे कृषि उत्पादों की ढुलाई और यात्री परिवहन में सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को रेल मानचित्र पर नई मजबूती देने वाली गाजीपुर तारीघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन अब पूरी तरह चालू हो चुकी है। 51 किलोमीटर लंबी इस ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य दूरस्थ और कृषि प्रधान क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस परियोजना के लिए अहम भूमिका निभाई। प्रगति के जरिए इस प्रोजेक्ट के निर्माण में आई समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। ये रेल लाइन पटना मुगलसराय बड़ी लाइन से तारीघाट होते हुए गाजीपुर शहर को जोड़ती है और आगे वाराणसी तक चली जाती है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गंगा नदी पर बना ऐतिहासिक रेल कम रोड ब्रिज है, जो रेल और सड़क दोनों तरह के आवागमन को एक साथ संभव बनाता है। ये पुल न सिर्फ यातायात की सुविधा बढ़ाता है, बल्कि बाढ़ और मानसून जैसी परिस्थितियों में भी संपर्क को बनाए रखता है। बाढ़ग्रस्त और कृषि प्रधान क्षेत्रों से गुजरने के कारण परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भूमि अधिग्रहण में देरी के अलावा मुआवजे के भुगतान की बाधाएं भी सामने आई। इसके अलावा मंत्रालयों के बीच समन्वय की जटिलता और निर्माण सामग्री की आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं ने काम की रफ्तार को प्रभावित किया। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति मंच पर परियोजना की समीक्षा की गई। इसके बाद राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच समन्वय से भूमि अधिग्रहण, वित्तीय देनदारियों और तकनीकी स्वीकृतियों से जुड़ी सभी अड़चनों को दूर किया गया। पीएमसीजी पोर्टल पर दर्ज सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया गया। इन प्रयासों के चलते परियोजना ने तेज प्रगति हासिल की। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये प्रयास प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बहुत ज़्यादा रहा प्रगति मीटिंग के द्वारा कि जो इंटर मिनिस्ट्रियल है, जो अलग अलग हमारे विभाग हैं, उनने समन्वय बैठा के कैसे काम किया जाए। 132 kV की लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन, जिसको हटाना था, उसको भी हटा करके किया गया और वो भी यूपीपीसीएल की मदद से प्रगति के जो मीटिंग्स होती थी उसके माध्यम से रिव्यू करके समय घट गई और इस परियोजना का फाइनली कार्य पूरा हुआ। 6 मार्च 2024 को गाजीपुर तारीघाट ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना को औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस रेल लाइन के चालू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बड़ा फायदा हुआ है। इससे कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान हुई है, किसानों को बेहतर बाजार मिला है और रसद लागत में कमी आई है। साथ ही यात्री परिवहन के क्षेत्र में 10 लाख से अधिक लोगों के लिए सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय आवागमन भी संभव हुआ है। गाजीपुर का जो है कि रेल नेटवर्क कोलकाता और दिल्ली से नहीं जुड़े होने के कारण गाजीपुर जो है कि पिछड़े जिला में आता था, जिससे कि व्यापार नहीं हो पाती थी, लोग आसानी से आ जा नहीं पाते थे, इंडस्ट्री नहीं बैठ पाती थी।
पे ये सरकार ने जो है कि प्री स्कूल को जो है कि बनवाने का काम किया। इसके लिए जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक आम जनता नागरिक की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी उनको देता हूं कि उन्होंने ये कार्य को करवाया, जिससे गाजीपुर के विकास में और गति मिलेगा। गाजीपुर तारीघाट रेल परियोजना समावेशी विकास, बेहतर संपर्क और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है। ये परियोजना दर्शाती है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रगति जैसी पहलों से जटिल परियोजनाओं को भी समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाना आपने प्रगति पहल के जरिए किस तरीके से विकास को गति मिली है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये दिन मां सरस्वती, ज्ञान, विद्या और कला की देवी को समर्पित है। बसंत पंचमी के साथ ही प्रकृति में बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इस अवसर पर प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में बसंत पंचमी के प्रमुख स्नान पर आस्था की डुबकी जो श्रद्धालु हैं लगातार लगा रहे हैं। वहीं उज्जैन में महाकालेश्वर की आज विशेष भस्म आरती भी की गई। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं ना सिर्फ प्रयागराज, उज्जैन, अयोध्या श्रद्धालु किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं अगर उज्जैन की भी बात की जाए तो महाकाल की यहाँ विशेष भस्म आरती जो है आज की गई। वहीं मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आज बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूर्योदय के साथ ही मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं रखी है। वहीं शुक्रवार होने के कारण आज परिसर में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज भी अदा करेंगे। इसके लिए अदालत ने दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया है। अदालत के फैसले के अनुसार पूजा और नमाज के दौरान श्रद्धालु की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की ओर से परिसर और आसपास के इलाके में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आरएएफ और सीआरपीएफ तैनात हैं। वहीं संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जा रही है। इस आयोजन को लेकर व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। इसमें जिला धार के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय से भी बल, पूरे प्रदेश के बल को नियोजित किया गया है। और इसमें हमारे पास रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की भी कंपनीज डिप्लॉयड हैं इसमें। और संपूर्ण शहर को 7 सेक्टर्स जोन्स में डिवाइड करके वहाँ पे एसपी रैंक के ऑफिसर्स उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक गली हमारी मॉनिटरिंग में है। और इसके अलावा जो भोजशाला का परिसर क्षेत्र है इसको 6 सेक्टर्स में डिवाइड करके इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा शोभा यात्रा रूट और जो भी हमारे शहर के संवेदनशील क्षेत्र हैं इनको ड्रोन और सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। और सरस्वती पूजा के मौके पर त्रिपुरा के अगरतला में 40 फीट ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई। मुख्यमंत्री माणिक साह ने इस मूर्ति का अनावरण किया। वहीं इस मौके पर विशेष कार्यक्रम और मेले का भी आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां रामबन, बारामूला, बनिहाल, पटोटे, पटकाम, अनंतनाग, उधमपुर और माता वैष्णो देवी भवन में आज जमकर बर्फबारी हुई। इससे हिल स्टेशन घूमने आए पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जम्मू के बटोटे में पेड़ पौधे तक बर्फ से ढक गए हैं। अनंतनाग, डोडा, रामबन, बारामूला में रास्तों और वाहनों पर बर्फ की परत चढ़ गई है। इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आई है। रामबन में बारिश और बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने का और साथ ही भूस्खलन और वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात करें तो शिमला और चंबा समेत कई शहरों में बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों और पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी होने से किसानों और बागवानों ने भी राहत महसूस की है, क्योंकि इससे पर्यटन कारोबार के बढ़ने का अनुमान है। लोग सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि बर्फबारी होने से चौपाल, शिमला मुख्य मार्ग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में कई सड़कों पर आवाजाही बाधित हुई है। साथ ही चंबा जिले में देर रात बारिश हुई और ऊपरी चोटियों पर खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर हिमपात भी देखने को मिला। और बर्फबारी भी हो रही है, इससे थोड़ा काम भी बढ़ जाएगा, टूरिस्ट भी आ जाएंगे। थोड़ा काम कुम था ही नहीं कुछ, अब तो इससे थोड़ा बढ़ जाएगा काम। वाम भी पहली बर्फबारी शिमला में खुशहाली भी बहुत टाइम की हुई है। नवंबर दिसंबर से खुशहाली हुई थी
और जिसमें किसानों को नुकसान था उनको भी फायदा आ जाएगा इसमें अब बर्फबारी से। जी, हर किसी को फायदा है जी इसमें। साल की पहली बर्फबारी हो रही है और काफ़ी अच्छा मौसम है, इससे टूरिस्ट भी आएंगे, ये फ़ायदा भी, और बागवानों के लिए भी फ़ायदा है क्योंकि काफ़ी टाइम से बर्फ़ नहीं बढ़ रही थी, ना बारिश हो रही थी, सूखा था ना चला हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी कमी थी। अब ऐसा है बर्फ़ भी बढ़ी है तो टूरिस्ट भी काफ़ी आएंगे घूमने। तो देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए बर्फबारी और वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगह जो बारिश है फिलहाल दर्ज की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।